Hello, my dear students. This lecture MCQ series is for stock assistant examination. आपके सिलेबस में टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन के रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें हम बहुत सारे MCQs करेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Question number 1 is World Health Day is celebrated on 1st March, 7th April, 6th October, 10th October. And yes, the right answer is 7th April. 7th April को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. कब मनाया जाता है? 7th April को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. और वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 7th of April. ये किसका इनिशिएटिव है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, WHO का इनिशिएटिव है. क्यों ये मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. हेल्थ के रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट करना कि अगर आपको अपना हेल्थ ठीक रखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे साफ सफाई रखनी पड़ेगी और कैसे अपना जो डाइट है अच्छा सा डाइट खाना पड़ेगा, आपको वाइटामिन्स का ख्याल रखना पड़ेगा. तो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7th April को चुना है वर्ल्ड हेल्थ डे. यहाँ तक क्लियर है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड. रेस्ट, स्लीप, फिजिकल एक्सरसाइज एंड क्लीननेस आर पार्ट ऑफ. अगर हम रेस्ट लेते हैं, सोते हैं या फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं या साफ सुथरा अपना माहौल रखते हैं, ये किस चीज़ का पार्ट है? सोशल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, हाइजीन, नन ऑफ द अबव. ठीक है. सो यस, अगर आप रेस्ट लेते हैं, सोते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सफाई रखते हैं, तो ये पार्ट है किसका? पर्सनल हाइजीन का. क्योंकि पर्सनल होता है जो हम खुद के लिए करते हैं. ठीक है. पर्सनल हाइजीन इज समथिंग अबाउट, देखो अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है अभी तक कि वो साथ साथ इसको पढ़ेगा भी एक्सप्लेनेशन में. पर्सनल हाइजीन इज समथिंग अबाउट हाउ यू केयर फॉर योर बॉडी. अगर आप अपनी बॉडी की बेहतरी के लिए कोई चीज़ करते हैं, सफाई रखते हैं, आप रोज नहाते हैं, आप अच्छी नींद करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वो पर्सनल हाइजीन में आता है जो आप अपनी बॉडी के लिए करते हैं. दिस इंक्लूड्स बाथिंग, brushing your teeth, washing hands before and after meals, sanitizing it, etc. Personal hygiene helps in preventing illness to oneself and the people around you. तो personal hygiene जब आप रखेंगे उससे उसमें एग्जाम्पल्स क्या है? आप नहाते हैं रोज, आप ब्रश करते हैं, आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, आप सैनिटाइज करते हैं खुद को. तो ये पर्सनल हाइजीन में आता है. इससे क्या होता है? बीमारियां कम होती हैं और आप तंदुरुस्त रहते हैं और आपको जो है इजीली आप बीमार नहीं होते हैं. यहाँ तक क्लियर है? दो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे अभी तक. वर्ल्ड हेल्थ डे हम WHO ने जो है एक डेट मुकर्रर की है 7th April, और पर्सनल हाइजीन के बारे में हमने देखा. इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी हैबिट. इनमें से क्या सही नहीं है आप हेल्थ के लिए? शेयरिंग फूड, टेकिंग अ बाथ ट्वाइस अ डे, ईटिंग विदाउट वॉशिंग हैंड्स, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर. देखो अगर आप फूड को शेयर करती है वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारा जो है खाना एक्सेस नहीं खाना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना खाना चाहिए. अगर आप 2 बार दिन में नहाते हैं, जब बहुत सारे गर्म इलाके होते हैं जिसमें स्वेटिंग होती है इंसान को, तो उससे भी आप सुबह शाम जब नहाएंगे तो उससे बहुत सही रहेंगे. अगर आप बॉइल्ड वाटर पीते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे फ्लड्स आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि आप बॉइल्ड वाटर पिए, क्योंकि बॉइल्ड वाटर लेने से क्या होता है कि बहुत सारी जो वाटर बॉर्न डिजीज है वो दूर रहती हैं. तो ईटिंग विदाउट वॉशिंग हैंड जो है ना, दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट. इससे क्या हो जाता है? इससे खासकर बच्चों में फिर उनको जो वर्म्स वाली जो डिजीज है वो हो जाती है. सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. So eating without washing hands is the right answer here. Eating without washing hands is one of the commonest unhealthy habits of all bad habits, which includes health and hygiene. One should always wash hands on a frequent basis as bacteria or germs keep accumulating on our palms continuously. सबसे ज़्यादा बीमारियां हमारे हाथों से फैलती है. जितना हम अपने हाथों को साफ रहेंगे, उतना हम रखेंगे, उतना हमारा चेहरा साफ रहेगा, उतना हमारा बॉडी ठीक रहेगी. क्योंकि जब हमारे हाथों पे डस्ट होता है ना, वही हम चेहरे को लगाते हैं, फिर क्या होता है? एक्नी होते हैं. और जितना हमारे हाथ सेफ और साफ रहेंगे, जितने हमारे हाथ जो है हम धूल मिट्टी उस पर नहीं चढ़ेगी, तो उतना हमारा जो हेल्थ है वो सही रहेगा और उतने जो हमारे हेयर जो है फेस है वो क्लीन रहेगा. सो मूविंग फॉरवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज. इनमें से ये वायरल कौन सा है? मीजल्स, डेंगू, एड्स, ऑल ऑफ द अबव. इनमें वायरल क्या है?
एंड ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जनरल साइंस हो चाहे वो हाइजीन हेल्थ हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। मीजल्स, डेंगू, एड्स जो है ना, एड्स किससे होता है? HIV वायरस से होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, ये सारी वायरस से होती है। गॉट इट? A virus is an extremely widespread infection caused by certain microorganisms. Obviously जो वायरस होता है ना, जब वो हमारी बॉडी से बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग थिंग होता है, और जब वायरस किसी जानदार चीज़ में आता है तो वो लिविंग बन जाता है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जो वायरस होता है ना वो बहुत जल्दी फैलता है, जैसे कोविड-19 था, वो एक वायरल डिजीज थी, इसीलिए वो बिल्कुल ज़्यादा वो फैल गया था। मीजल्स जो है ना, इन दिस द बॉडी ऑफ अ पर्सन गेट्स वार्म एंड द स्किन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल रेड स्पॉट्स। मीजल्स में क्या होता है, इंसान की बॉडी जो है वो गर्म होती है और स्किन पे रेड डॉट्स आते हैं। डेंगू ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, जिससे ये किससे होती है? अगर आपको फीमेल मॉस्किटो जो है, एडीज फीमेल मॉस्किटो जो होती है, वो अगर आपको काटेगी, अगर वो बाइट करेगी आपको, तो उससे क्या होता है? डेंगू होता है। एड्स जो होता है ना, इसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। इट इज़ अ वायरस अटैक्स द, जो इसमें क्या होता है कि वायरस किस पे अटैक करता है? इम्यून सिस्टम पे, मेकिंग इट वनरेबल एंड इट इज़ फैटल। इम्यून सिस्टम पे वायरस अटैक करता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको बोलते हैं, एड्स को। ये भी एक वायरल डिजीज है। सो मीजल्स, डेंगू एंड एड्स क्या है? ये वायरल डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, which one of the following disease is also known as Salmonella enterica serotype typhi? किस डिजीज का नाम है ये? मलेरिया, टाइफाइड, ये वाला सैल्मोनेला, मलेरिया, टाइफाइड, येलो फीवर, डायरिया। बताइए। these questions are very much important and yes the right answer is B, टाइफाइड। टाइफाइड ये फीवर होता है, कंटिन्यू इंसान को फीवर रहता है, सुबह शाम फीवर रहता है। टाइफाइड फीवर इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आप जो है गंदा खाना खाएंगे, ऐसा खाना जो इन्फेक्टेड होगा या जो सड़ा हुआ होता है, या अगर आपने गंदा पानी पिया, इट इज कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये जो टाइफाइड है ना, ये बैक्टीरिया से होता है। सल्मोनेला टाइफी उसका नाम है बैक्टीरिया का। इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो टाइफाइड क्या है, याद रख लेना आपको। अभी हमने देखा डेंगू, मीजल्स और एड्स वो वायरल है, टाइफाइड जो है ना ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, ठीक है। और कौन सा बैक्टीरिया? सैल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया, वही इन्फेक्ट करता है। एंड सिम्टम्स आर डायरिया, वोमिटिंग एंड हाई फीवर। इससे क्या होता है? इसमें वोमिटिंग होती है, हाई फीवर रहता है, डायरिया होता है। दो हेल्दी एडल्ट्स रिकवर देयर ओन, इफ नॉट देन कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। और टाइफाइड में आपको क्या करना पड़ता है? टाइफाइड में एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है। Got it? Okay. Which of the following is the vital reason for the transmission of the hepatitis virus? हेपेटाइटिस वायरस जो है ये ट्रांसमिट स्प्रेड कैसे होता है? शेयरिंग ड्रग नीडल्स, दैट बाइट ऑफ अ मॉस्किटो, कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, ऑल ऑफ द अबव। किससे होता है? वाइटल रीजन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस क्या है? शेयरिंग ड्रग नीडल्स, bite of a mosquito, consumption of contaminated water, all of the above. So the right answer is sharing drug needles. हेपेटाइटिस वायरस किससे फैलता है सबसे ज़्यादा? अगर आप जैसे इंजेक्शन किया किसी को, उसी सिरिंज से दूसरे को किया, तो सेम नीडल्स अगर आपने यूज़ की, क्योंकि अगर आप बाइट ऑफ मॉस्किटो देखोगे उससे क्या होता है? उससे डेंगू होता है। और कंटेमिनेटेड वाटर से क्या होता है? टाइफाइड होता है। लेकिन अगर आप नीडल्स को शेयर करते हैं, एक ही नीडल बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे हेपेटाइटिस वायरस होता है, ठीक है। अनदर केयरलेस रीजन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इज द रीयूज ऑफ यूज्ड नीडल्स, एंड नीडल वंस यूज्ड फॉर अ सिंगल डोज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ क्विकली एंड प्रॉपर्ली। हेपेटाइटिस वायरस एक वायरल इन्फेक्शन होती है जिसमें देखो, याद रख लेना, यहाँ पे आपने देखा होगा वो डिस्पोज करते हैं, उसी टाइम डिस्पोज ऑफ करते हैं नीडल को जब वो किसी को इंजेक्ट करते हैं हॉस्पिटल में। इस पे बहुत अवेयरनेस फैलाई गई, क्योंकि इससे हेपेटाइटिस वायरस फैलता है। और हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन क्या है? इसमें लिवर जो है ना, लिवर को स्वेलिंग होती है, या तो स्वरम छुआना, उसको स्वेलिंग होती है और लिवर डैमेज होता है इसमें। तो ये बहुत खतरनाक डिजीज़ होती है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जब भी कोई आप हॉस्पिटल में होते हैं, आप अगर इंजेक्शन करते हैं तो आपको पहले चेक करना है क्या इसने फ्रेश इंजेक्शन निकाला, सिरिंज निकाला कि नहीं।
क्योंकि नीडल जो है रीयूज नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंटेमिनेशन? Contamination is caused by the entry of germs into drinking water or eatable food. Contamination is caused by the entry of germs by an insect bite. Contamination is caused by the entry of germs by an animal bite. तो किससे होती है जो contamination हो गया, गंदा होना कोई चीज? Only one, both 1 and 3, both 2 and 3, none of the above. And yes, the right answer is option A. Contamination is caused by the entry of germs into drinking water or eatable food. देखो, अगर आपको कोई इंसेक्ट बाइट करता है उसको हम कंटेमिनेशन नहीं बोलेंगे। जैसे एडोफिलीज मॉस्किटो, जो एडीज मॉस्किटो जो अब आपको बाइट करेगी उससे आपको डायरेक्ट डिजीज होती है डेंगू, राइट? तो ऐसे ही जब आप लेकिन जर्म्स आपके पानी में आएंगे, फूड में आएंगे, तो उससे क्या, उसको हम बोलते हैं कंटेमिनेशन। सो ऑप्शन ए। सो कंटेमिनेशन कैन बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स इनटू अ सबस्टेंस ऑफ प्योर फॉर्म। अगर आपकी कोई प्योर फॉर्म ऑफ सबस्टेंस है उसमें जब एंटर हो जाएंगी चीजें। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज अ मोस्ट कॉमन थिंग ड्यू टू विच वेरियस इन्फेक्शंस एंड डिजीज गेट स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल, डायरिया इज अ बेसिक इन्फेक्शन कॉज्ड ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो आपको देखो ये तो लगेगा आपको ये टॉपिक इजी है, लेकिन आपको फर्क आना चाहिए, इन छोटी छोटी चीजों में फर्क करना आना चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इनमें से बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज नहीं होती है? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, पॉलीमियोलाइटिस, नन ऑफ द अबो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पॉलीमियोलाइटिस। देखो टाइफाइड हमने देखा वो सॉल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस भी किससे होता है? ये भी बैक्टीरिया से होता है। दीज आर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, वायरल हमने देखा डेंगू भी, मीजल्स भी और एड्स भी। ठीक है, तो ये दो क्या है, ये आप याद रखना। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये है बैक्टीरियल, राइट? अब पोलियोमियलाइटिस की बात करेंगे। इट कैन बी स्टेट एज अ मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। ये होता है वायरस से। पोलियो जो होता है ना, ये वायरस से होता है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू पोलियो वायरस। ये किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। द वायरस इज कंटेजियस इन नेचर एंड स्प्रेड्स क्विकली एंड अटैक्स ऑन द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ अ पर्सन, दस मेकिंग हिम पैरालाइज्ड। आपने देखे होंगे बहुत सारे पोलियो केसेस जिनमें वो सीधे चल नहीं पा रहे हैं। बेसिकली ये जो पोलियो वायरस है ना, ये कहाँ पे अटैक करता है? स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होता है? हमारे बैक में होता है। ठीक है, अगर स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक होता है उससे क्या होता है? क्योंकि सारा नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, तो उससे इंसान जो है पैरालाइज होता है। इट कैन बी ट्रीटेड विद इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। तो आईपीवी पोलियो वैक्सीन होता है ना, आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन क्या करते थे, ऐड करते थे किसके लिए? दो बूंद जिंदगी के, है ना? वो ऐड करते थे ना, पोलियो वायरस हर संडे को पिलाया जाता था। तो उसमें क्या होता था? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। उसमें यही पोलियो वायरस होता था, उस इंजेक्शन में यही, उस वैक्सीन में यही होता है पोलियो वायरस, मगर इनएक्टिवेटेड। वो एक्टिव नहीं होता है। जब भी वो बॉडी में जाता है ना, तो बच्चे के बॉडी में इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स कैसे करता है? वो एंटीबॉडीज बनाता है, ताकि अगर असली वाला एक्टिव वाला वायरस कभी अटैक करे, ऑलरेडी एंटीबॉडीज हो और वो वापस उस पर अटैक करे। तो इसीलिए आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इसके दो बूंद जिंदगी के दिए जाते थे। और पोलियोमियलाइटिस जो है ये भी वायरस से होता है। ठीक है, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। ठीक, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। द मेन कॉज ऑफ द कंटेजियस डिजीज इज, कंटेजियस डिजीज होती है ना जो फैलती है बहुत ज्यादा। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड एयर, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, कंटैक्ट विद ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड्स। तो कंटेजियस डिजीज जो होती है ना, उसका मेन कॉज क्या होता है? बोथ 1 and 3, 1, 2, 3, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4। बताइए जो डिजीज जल्दी फैलती है। सो यस, ऑल ऑप्शंस आर राइट। द वाइटल कॉज फॉर एक्वायरिंग एनी इन्फेक्शन और डिजीज इज ड्यू टू improper hygiene, intake of contaminated food and water, and in other cases person getting in contact with the blood and bodily fluids of an ill person suffering from an ailment. With proper awareness and hygiene one can prevent being infected by the contagious disease. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को खांसी और जुकाम होता है, अगर वो कोई खांसेगा रूम में, बाकी जितने भी लोग होते हैं ना, वो उसके जो इन्फेक्शन के पार्टिकल्स हैं ना, वो एयर में आ जाते हैं। जो बाकी लोग भी उसी कमरे में होते हैं वो भी उसी एयर को इनहेल करते हैं, वो बीमार पड़ते हैं। या फॉर एग्जाम्पल म्यूकस होता है, अगर म्यूकस को किसी के एक्सपोज टू म्यूकस हो गया कोई, तो उससे भी वो बीमार होता है। या अगर किसी की ब्लड स्टेन्स पे हाथ लगा तो और उस इंसान को बीमारी होगी तो उससे भी होता है। ठीक है, शाबाश।
या आपने किसी ने एक बाइट लिया, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा का एक बाइट लिया, उसको उस इंसान को कफ था, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था, तो आपने वही बाइट खाई तो उस पर वो बीमारी लगती है, तो आप भी वो फिर बीमार होते हैं, तो वो कंटेजियस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर ए हेल्दी पर्सन? पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर डाइट, वैक्सीनेशन, ऑल ऑफ द अबव। एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए इनमें से क्या ज़रूरी है? सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। The most common and vital factor for a healthy person is her personal care. Personal care may include a balanced diet, vaccination, hygiene, using masks and others. ठीक है, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए हमारा, वैक्सीनेशन होनी चाहिए टाइम टू टाइम, और पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई रखनी है खुद की। Read the following statements about the diseases. They are caused due to lack of nutrients in our body. They are caused by germs. They are contagious in nature. They can be prevented by taking a proper diet. Which of the following is a nutrient deficiency disease? इनमें से कौन सी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिजीज का स्टेटमेंट है? बोथ 1 and 2, only 2 and 3, none of the above. सो बेसिकली अगर यहाँ पे 1 and 4 होता तो फिर भी ये होता, क्योंकि देखो मगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज की बात की गई है। देखो अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज की हम बात करेंगे, वो किससे होती है? जैसे आपको किसी को क्वाशक्वार होता है, राइट, या किसी को एनीमिया होता है, तो उसमें डेफिशिएंसी होती है। तो दे आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। अगर हम खाना खाते हैं लेकिन हम अच्छा खाना नहीं खाते जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो उससे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज होती है। ठीक है, वो जर्म से नहीं होती है, वो कंटेजियस नहीं होती है कि वो फैलेगी नहीं, अगर आप उस इंसान के पास भी बैठेंगे आपको नहीं लगेगी, क्योंकि वो इंसान अच्छा खाना नहीं खाता इसलिए उसको वो हो गया। और दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ प्रॉपर डाइट। ऑब्वियसली प्रॉपर डाइट से वो बच सकता है इंसान, लेकिन कॉज इससे होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है, ओनली 1। ठीक है, तो देखो वहाँ पे ये जो हेल्थ एंड हाइजीन है ना, इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग काम करना चाहिए वहाँ पे कि इनमें से ऑप्शन कौन सा है। डिजीज कैन कॉज अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इनटेक एज वेल। द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, विटामिन सी की कमी अगर होगी, विटामिन डी की कमी अगर होगी, अगर कैल्शियम की कमी होगी, राइट, विटामिन B12 की कमी अगर होगी, स्कर्वी है, रिकेट्स है, हाइपोकैल्शियमिया है, बेरी है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हमें सीखने को मिली इस लेक्चर में, जैसे स्कर्वी होती है, रिकेट्स होता है, हाइपोकैल्शियमिया होता है। हाइपो का मतलब होता है जब कोई चीज़ कम होती है बॉडी में, हाइपर का मतलब होता है जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है बॉडी में। अगर हाइपोकैल्शियमिया होता है, हमारी बॉडी में के जो कैल्शियम है लेवल है कम होती है, उससे हमारी बोन जो है ना बहुत वीक होती है। उसके बाद बेरी एटेस्ट्रा। वन शुड ऑलवेज टेक एन इनटेक रिच इन विटामिन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम जब डाइट खाते हैं ना, ये नहीं कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेंगे, हम सिर्फ चावल लेंगे, नहीं, हमें प्रोटीन्स ले, ड्राई फ्रूट्स खाना, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ड्राई फ्रूट्स लेना जरूरी है, अगर नॉन वेज खाते हैं तो आप नॉन वेज भी ले सकते हैं। आपको हरी सब्जियां खानी है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, आपको कैरेट्स लेने हैं, ठीक है, सो दैट कि हमारे इसमें वाइटामिन भी ठीक ठाक रहो, हमारा आयरन भी ठीक रहे, हमारा कैल्शियम भी बॉडी में ठीक रहे, और विटामिन डी भी ठीक रहे। हमें धूप में निकलना चाहिए, धूप भी सेकनी चाहिए। ओके, इससे क्या हो गया, एक तो हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी के थ्रू भी हम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। गॉट इट? ओके। स्मॉल हार्मफुल लिविंग थिंग्स आर नोन एज बैक्टीरिया, जर्म्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। स्मॉल जो हार्मफुल लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बट वन थिंग हेयर इज, एज पर माई ओपिनियन, बहुत जगह पे मैंने सर्च किया, इसका आंसर A and B लिखा था, बट अगर हम बात करेंगे ना, जो बैक्टीरिया है ना वो सारे हार्मफुल नहीं होते हैं, सारे बैक्टीरियाज हार्मफुल नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इंसान के लिए ज़रूरी भी है और ठीक उससे कुछ नहीं होता है, या एनवायरमेंट के लिए। लेकिन जो देखो यहाँ पे जो स्मॉल हार्मफुल जो लिविंग थिंग्स है ना, वो जर्म्स होते हैं। कैसे? देयर आर अदर लिविंग थिंग्स इन द एटमॉस्फेयर विच कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप ओनली, एंड दे आर बैक्टीरिया एंड जर्म्स। बैक्टीरिया आर स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रेजेंट ऑल अक्रॉस द अर्थ, एंड सम बैक्टीरिया एंड गुड फॉर हेल्थ एंड सम आर बैड। ठीक है, यहाँ पे भी इसने लेकिन एक्सप्लेनेशन में ठीक लिखा है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, और कुछ है जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन तो ये भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन सारे बैक्टीरियाज गलत नहीं है, सारे बैक्टीरियाज हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर हम जर्म की बात करेंगे ना,
ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दैट कॉजेज डिजीजेस। जर्म्स जो होती है ना, ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो जिसे डिजीज होती है। वो फंगाई भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो जर्म जो होती है ना, जर्म्स में बहुत सारी चीजें आएंगी, इसमें वायरस भी आएगा, बैक्टीरिया भी आएगा और फंगाई भी आएगा। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया है ना, ये सारे बैक्टीरियाज हार्मफुल नहीं होते हैं। तो इसीलिए मेरे ओपिनियन से इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, जर्म्स। ठीक है, शाबाश। जर्म्स लिव इन, जर्म्स कहाँ पे रहती हैं? जर्म्स में क्या क्या आएगा? तो मैंने आपको बोला, इसमें फंगाई भी आएगा, इसमें बैक्टीरिया भी आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे क्या होता है, जो हार्मफुल होती हैं। डस्ट में रहती है, वाटर में रहती है, एयर में रहती है, ऑल ऑफ दीज। तो जर्म्स कहाँ पे रहती हैं? सो यस, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। जर्म्स आपके हाथों पे भी हो सकती है, वो एयर में भी हो सकती है, वो पानी में भी हो सकती है, वो मिट्टी में भी हो सकती है। सो जर्म्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ। जर्म्स आर बेसिक रीजन फॉर कॉजिंग डिजीज। तो डिजीज किससे होती है? जर्म्स से ही डिजीज होती है। तो दैट मीन्स ये ऐसे जो है फंगाई होती हैं, ऐसी बैक्टीरिया और ऐसी वायरसेस होती हैं जिससे डिजीज होती है। जर्म्स आर प्रैक्टिकली रेफर टू प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया एंड अदर्स। वन शुड फ्रीक्वेंटली वॉश हैंड्स एंड सैनिटाइज बिफोर कंज्यूमिंग फूड और इवन आफ्टर दैट। तो यूजुअली जब आप खाना खाते हैं पहले भी हाथ धोने चाहिए, उसके बाद भी हाथ धोने चाहिए। ठीक है, सो दैट कि हमारा जो हाइजीन है वो क्लीन रहे, साफ रहे और हेल्दी रहे। The germs attack your teeth and form small holes known as। जब germs आपकी टीथ पे अटैक करते हैं और छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट्स, मार्क्स, कैविटीज, ऑल ऑफ द अबव। हमारे जो दांतों में होल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो germs के अटैक से ही होता है, क्योंकि जब आप कोई मीठी चीज खाते हैं या खाना खाते हैं तो उस पे germs आके बैठ के उस खाने को एंजॉय करते हैं। तो उसके साथ साथ वो क्या करते हैं? आपको टीथ को भी डिके करते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, अगर आप मॉर्निंग में ब्रश करोगे भी नहीं, लेकिन आपको शाम को डिनर के बाद ब्रश जरूर करना चाहिए सोने से पहले। ठीक है, सो ऑलवेज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, बट हल्का सा। ठीक, तो जो होल्स बनते हैं ना दांतों पे, उनको हम कैविटीज बोलते हैं। सो वन शुड ब्रश ट्वाइस अ डे टू प्रिवेंट द फाउल स्मेल released from the mouth due to continuous accumulation of germs and the secretion of enzymes and other things in the mouth through saliva. Cavities, this is the condition in which the hard surface of teeth gets damaged and tiny holes are developed. It's also called tooth decay or caries. इसको हम जो cavities holes बनते हैं ना दांतों में, और ये इसको क्या करते हैं? दांतों को डिके कराते हैं। तो टूथ डिके भी इसको बोला जाता है और कैरीज भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको कैविटी बोला जाता है। कैविटीज, इन होल्स को क्या बोलते हैं? कैविटीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। Which vitamin is synthesized by the bacteria in the intestine? Intestine में कौन सा जो है विटामिन बनाता है बैक्टीरिया? कुछ बैक्टीरिया से जो हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन बनाते हैं। कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। एंड यस, द राइट आंसर इज विटामिन के। विटामिन के, देखो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, दूसरे फैट सॉल्युबल होते हैं। जो विटामिन के है ना, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, फाउंड इन फूड एंड मार्केटेड एज डाइटरी सप्लीमेंट। The presence of vitamin K in the body helps in coagulation of blood and also for controlling binding of calcium in bones and other tissues. Vitamin K हम एक सबसे पहले आपको याद रखना, ये फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल जो है विटामिन होता है। कौन सा? विटामिन के। ये क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है। और दूसरी बात, ये किस काम के लिए होता है हमारी बॉडी में? ये अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई जख्म लगता है, उससे ब्लड निकलता है, तो फिर कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, तो उसी कोगुलेशन के लिए, ब्लड ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लड कोगुलेशन के लिए काम आता है विटामिन के। ठीक है, और अगर हमारी जो बोन्स है, कैल्शियम टिके हमारे बोन्स में, उसमें भी काम करता है विटामिन के। ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आपकी विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, तो उससे क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है आपकी बोन्स में जो है कैल्शियम नहीं रुकता है, क्योंकि हमारी बोन्स में कैल्शियम रुकता ही है विटामिन के से, और बाकी टिश्यूज़ में भी। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। यूजुअली ये फीमेल्स में भी होता है, जब एक फीमेल मेनोपॉज तक पहुँचती है एट द एज ऑफ आई थिंक इन द ड्यूरेशन ऑफ 45 to 50 ईयर्स, तो उस टाइम ऑस्टियोपोरोसिस का ज़्यादा चांस होता है। और अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट नहीं करते हैं तो बोन्स इतने ब्रिटल होते हैं कि आप वो टूट सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग एटसेट्रा। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन के नहीं होगा, अगर थोड़ा सा भी जख्म लगता है, तो आपकी जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन के कौन सा वाला विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, ओके।
Calcium, iron, potassium, iodine and common salt are examples of. कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन या जो हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं, कॉमन सॉल्ट में क्या होता है, कॉमन सॉल्ट बना होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का, Na होता है सोडियम और Cl होता है क्लोरीन। तो कैल्शियम कैल्शियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ca से, आयरन को Fe से, पोटेशियम को आई थिंक K से, आयोडीन, उसके बाद कॉमन सॉल्ट NaCl और आयोडीन। ये किसकी एग्जाम्पल्स है? प्रोटीन्स की, वाइटामिन की, फैट्स की, मिनरल्स की। बताइए ये किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं? इंडियाज द राइट आंसर इज मिनरल्स. Minerals are essential elements present on earth and in our bodies that are needed for the development of body and it is proper functioning of it. Some of the minerals are calcium, sodium, phosphorus, magnesium, iron, zinc, etc. ये essential elements होते हैं और हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है कि सो दैट हमारी बॉडी डेवलप हो, उसके लिए ज़रूरी होती है मिनरल्स, और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी होती है क्या? मिनरल्स. बात समझ में आ गई? शाबाश. ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द रेज ऑफ सन? सन रेज में कौन सा वाइटामिन होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. विटामिन डी होता है सन रेज में. आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू डिजीज नोन एज रिकेट्स. अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उससे क्या होता है? रिकेट्स होता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी. देखो ये जो लेक्चर है ना, ये सिर्फ स्टॉक असिस्टेंट के लिए नहीं है. ये लेक्चर आपको किसी भी SSB एग्जाम में हेल्प करेगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. विच मेक्स द बोन्स वीक. अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो उससे रिकेट्स होता है और उस रिकेट्स वाली बीमारी में क्या होता है? बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं. ठीक है, शाबाश. ओके, a balanced diet should normally be able to provide about. A balanced diet should normally be able to provide about. कितनी कैलोरीज आपको एक बैलेंस्ड डाइट देना चाहिए? 2500 कैलोरीज पर डे, 3500 कैलोरीज पर डे, 4000 कैलोरीज पर डे, 3000 कैलोरीज पर डे. एंड यस, द राइट आंसर इज option B, 3500 calories per day. A balanced diet gives the human body the nutrients needed to function correctly. It should ideally provide about 3500 calories per day. Balanced diet वो डाइट होता है जिसमें आप मिनरल्स भी लेते हैं, वाइटामिन भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं. जैसे एक बैलेंस्ड डाइट होता है कि आप अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, उसके साथ साथ आप मिल्क भी लेंगे, उसके साथ साथ आप एग्स भी लेंगे, राइट, उसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेंगे, राइस भी लेंगे, थोड़ा सा चपाती भी लेंगे डिफरेंट टाइम्स पे, तो वो बैलेंस्ड डाइट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग नरिशेस नर्व सेल्स? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी. नर्व सेल्स के लिए कौन सा विटामिन बहुत ज़रूरी होता है? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन B1. बी विटामिन प्लेन, ये बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें B12 में बहुत सारे विटामिन होते हैं. तो बी विटामिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोसेसेस इन द नर्व्स एंड ब्रेन. इट नरिशेस नर्व सेल्स. जितनी भी नर्व प्रोसेसेस होती हैं, ब्रेन प्रोसेस होती है, नर्व सेल्स को नरिश करता है कौन? विटामिन B1. तो बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप देखोगे उस टैबलेट का नाम होता है साइमिन कोबालामिन, साइनो आई थिंक ऐसा ही कुछ. उसमें हमेशा आप देखोगे विटामिन बी होता है, विटामिन बी कम चाहे B1 उसको दिया जाता है जिसकी नर्व्स वीक होती है. ठीक है. हेल्थ जस्ट रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ डिजीजेस. ट्रू, फॉल्स? फॉल्स. हेल्थ का मतलब नहीं है कि आप में डिजीजेस नहीं है, नहीं. According to World Health Organization, health is a state of complete physical, mental and social well-being, not just the absence of disease. ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि एक हेल्दी पर्सन, आप उसको नहीं बोलेंगे जिसको डिजीजेस नहीं होंगे, जिसको बीमारियां नहीं होगी, जो बीमार नहीं होगा. एक हेल्दी इंसान आप उसको बोलेंगे जो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग होगा, मतलब जो अच्छे से डेवलप्ड होगा और जो ठीक ठाक होगा, अपनी फुल डेवलपमेंट को एंजॉय करता होगा, उसी को हम बोलते हैं एक हेल्दी पर्सन. ठीक है, शाबाश. तो इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे MCQs और सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ से ज़्यादातर ये हाइजीन के रिलेटेड है. विच इज़ द टैंक ऑन द बैक ऑफ अ टॉयलेट? टॉयलेट के बैक में जो टैंक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोप टैंक, सेप्टिक टैंक, फ्लश टैंक, नन ऑफ द अबव. एंड यस, द राइट आंसर इज फ्लश टैंक. Which stream animal is an indicator of poor water quality? A black fly larvae, a caddis fly larvae, a mayfly larvae, a riffle beetle.
तो किस एनिमल से हमें पता चलता है कि जो वाटर क्वालिटी है वो पुअर है? कौन इंडिकेट करता है? एंड यस द राइट आंसर इज अ ब्लैक फ्लाई लार्वे. Okay, moving forward. What is the most common kind of litter by number found in waterways? Most common litter जो है कौन सा है by number? Plastic bags, plastic bottles, aluminum cans, cigarette bits, all of the above. नंबर के हिसाब से जो waterways में पाया जाता है most common kind of litter कौन सा है? And yes, the right answer is all of these. Plastic bags भी, plastic bottles भी, aluminum cans भी और cigarette bits भी. Okay. What happens during the clarification or separation of step at a waste water treatment plant? जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो क्लैरिफिकेशन या सेपरेशन स्टेप पे क्या होता है? ऑप्शन ए, large solid things are screened out, scum and sludge are separated from the liquid waste water, treatment with chlorine और ultraviolet light to kill pathogens. क्या हम उस स्टेप पे क्लोरीन ट्रीटमेंट देते हैं या हम यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड वेस्ट वाटर इज मिक्सड विद एयर टू हेल्प बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मटेरियल. तो क्या हम करते हैं उस स्टेप पे? किस स्टेप पे? जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, क्लैरिफिकेशन या सेपरेशन स्टेप जिसको हम बोलते हैं, उस पर क्या किया जाता है? एंड यस द राइट आंसर इज scum and sludge are separated from the liquid waste water. याद रख लेना. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स टू वेस्ट वाटर एट अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब वेस्ट वाटर को हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे लाते हैं? ट्रीटमेंट विद, क्या हम उसको क्लोरीन डालते हैं क्योंकि क्लोरीन बैक्टीरिया को किल करता है, या यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं, या हम लिक्विड वाटर को मिक्स करते हैं एयर के साथ होते हैं, बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करे, इसको जो इम्प्योरिटी होती है, या लार्ज सॉलिड थिंग्स आर स्क्रीन्ड आउट, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, सॉलिड चीज़ें होती हैं, उनको हम बाहर निकालते हैं, या scum and sludge आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड वेस्ट वाटर. तो लेकिन ये जो ऑप्शन डी है ये हमने देखा ये सेपरेशन स्टेप पे होता है. तो पहला स्टेप क्या होता है? सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लार्ज सॉलिड जो चीजें होती है ना उनको पहले हम बाहर निकाल दें. लार्ज सॉलिड थिंग्स आर स्क्रीन्ड आउट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है. और सेकंड स्टेप क्या है? जिस सेपरेशन स्टेप क्या है? सेपरेशन स्टेप होता है scum and sludge are separated from the liquid waste water. What happens to liquid waste water in a septic tank? Septic tank में क्या होता है इसका? It evaporates through holes in the top of the septic tank. It is converted to sludge over time. It flows through pipes in the septic tank to the drain field. It drains through the bottom of the septic tank. तो जब हम septic tank पे waste water होता है ना, liquid waste water, उसको क्या होता है? So option C, it flows through pipes in the septic tank to the drain field. Right? ओके, व्हाट इज अ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम? जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम किसको हम बोलते हैं? यहां तक हम पहुंचे ना. यहाँ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम हम किसको बोलते हैं? एंड यस द राइट आंसर इज a system that precipitates metals out of factory wastewater by changing the pH, a system that uses ozone or hydrogen peroxide to oxidize organic chemicals in factory wastewater, a system that neutralizes acids or alkalis in factory wastewater, a system that evaporates water from factory wastewater, so only solids remain. तो zero liquid discharge system हम किसको बोलते हैं? A system that evaporates water from factory waste water so only solids remain. तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम बोलते हैं कि जब हम फैक्ट्री में ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि जो इनका जो वेस्ट होता है ना उसमें हम इवापोरेशन करते हैं, सो दैट कि सारा जो वाटर है ना वो इवापोरेट हो जाए, ऊपर नीचे क्या रहे, सिर्फ सॉलिड्स रहे. ठीक है. तो उसी को हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम बोलते हैं जब हम इवापोरेट करते हैं वाटर को. ठीक है. वेस्ट में से वाटर इवापोरेट जब ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? सिर्फ सॉलिड वेस्ट बचेगा. ठीक है. What causes acid rain? Acid rain जो होता है ना, acid rain किससे होता है? Sulfur and nitrogen compounds from power plants, factories and motor vehicles. Sulfur and nitrogen compounds given off by plants as the weather warms in the summer. Carbon dioxide from power plants, factories and motor vehicles. Carbon dioxide and methane given off by aeritic soils as they warm in the spring. Basically acid rain जो होता है ना उसमें वो होता कैसे? ऑब्वियसली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड से. तो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड जब निकलते हैं एज वेस्ट किससे? पावर प्लांट से, फैक्ट्री से या मोटर व्हीकल से,
और फिर वहाँ वही रेन के साथ मिलके H2SO4 बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड, और वही एज एन एसिडिक रेन गिरता है। इसीलिए ताजमहल जो होता है ना, ताजमहल मार्बल से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, तो एसिड से वो जल्दी घुल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए फिर ताजमहल की बहुत पेरिफेरी एरियाज में, जो बहुत जो नज़दीक वाला एरिया है, उसमें इंडस्ट्रीज़ को बैन किया गया। क्यों? उसमें बताया गया कि अगर इसमें इंडस्ट्रीज ऐसी ही चलती रहेंगी तो एसिड रेन होने का खतरा है, और जिसकी वजह से ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। व्हाट इज स्लज? हम जैसे स्लज की बात करते हैं, स्लज होता क्या है? इंसेक्ट्स दैट लिव अंडर रॉक्स इन स्ट्रीम्स, द लिक्विड पार्ट ऑफ वेस्ट वाटर, the solids that are heavier than liquid wastewater and sink to the bottom, the solids like fats, grease and oil that float on top of the liquid wastewater। देखो बच्चा लोग, अगर किसी को इससे भी कम स्पीड चाहिए ना, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। स्लज हम किसको बोलते हैं? स्लज हम बोलते हैं solids like fats, grease, oil that float on the top of the liquid waste water। जो वेस्ट वाटर हमारा होता है ना, लिक्विड वेस्ट वाटर, उसके ऊपर जो सॉलिड्स फ्लोट करते हैं, फैट्स हो, ग्रीस हो, ऑयल हो, उसको हम स्लज बोलते हैं। What happens during the disinfection step at a waste water treatment plant? disinfection step जब हम करते हैं उस टाइम पे क्या होता है? Scum and sludge are separated from the liquid waste water? नहीं, ये हमने देखा, ये स्टेप जो होता है ना, ये कहाँ पे होता है? ये सेपरेशन वाले स्टेप पे होता है। Treatment with chlorine and ultraviolet light to kill pathogens, liquid waste water is mixed with air, large solid things are screened out। जो ऑप्शन डी है ये पहला स्टेप होता है, तो ये ए ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसमें से बी और सी में से देख लीजिए, ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट लाइट टू किल पैथोजेंस। तो डिसइंफेक्शन स्टेप जो होता है ना, उसमें क्या होता है, हम क्लोरीन ऐड करते हैं, क्लोरीन से भी बैक्टीरिया किल होते हैं, या अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं जिससे पैथोजेंस मरते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे डिजीज का खतरा होता है, उन्हीं को पैथोजेंस बोलते हैं। How does a pit, toilet or latrine work? By separating sludge and scum from the liquid waste water, by holding feces and urine in a pit or tank until it can be removed for further treatment, by allowing feces and urine to flow directly to the drain field for bacteria to continue their work, and by mixing in air to speed up the breakdown of liquid water। तो उसमें वो वर्क कैसे करती है? By holding feces and urine in a pit or tank until it can be removed for further। What happens to sludge in a septic tank? Septic tank में sludge का क्या होता है? It dries out and forms clumps that have to be shoveled out every few years. It floats on top of the liquid waste water in the tank and needs to be pumped out every few years. It collects at the bottom of the tank and needs to be pumped out every few years. It flows through pipes in the septic tank to the drain field। तो क्या होता है septic tank में sludge का? ये करता है काम, it collects at the bottom of the tank and needs to be pumped out every few years। What role do non-governmental organizations play in protecting water quality? लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, what happens to sludge the septic tank, ये तो सही है, ये बॉटम पे कलेक्ट होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कुछ फ्यू ईयर्स के बाद, हाँ ये ऑप्शन अगर होगा तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं जो विद टाइम उसको डिग्रेड करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू एनजीओ जो होती है ना, वो क्या रोल प्ले करते हैं सो दैट कि वो वाटर क्वालिटी प्रोटेक्ट करे? दे पास वाटर प्रोटेक्शन लॉज, असाइन प्रोटेक्शन टू एन एजेंसी एंड प्रोवाइड फंडिंग फॉर एनफोर्समेंट। दे एनकरेज पैसेज ऑफ वाटर प्रोटेक्शन लॉज एंड सपोर्ट देयर एनफोर्समेंट। दे डिसाइड इफ अ वाटर क्वालिटी प्रोटेक्शन लॉ और रेगुलेशन इज बीइंग ब्रोकन। दे सेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर प्रोटेक्शन लॉज, हेल्प पीपल, बिजनेस एंड अदर एजेंसीज टू फॉलो देम एंड एनफोर्स देम व्हेन दे आर नॉट फॉलोड। सो यस, द राइट आंसर इज बेसिकली एनजीओज का काम नहीं होता है लॉज बनाना, एनजीओज का काम नहीं होता है लोगों पे फाइन करना। हाँ, वो एनकरेज करते हैं, वो गवर्नमेंट को भी एनकरेज करते हैं, लोगों को भी एनकरेज करते हैं। वो गवर्नमेंट को एनकरेज करते हैं कि आप वाटर प्रोटेक्शन लॉज बनाइए, और फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि कैसे वो अवेयरनेस जनरेट करते हैं और लोगों को समझाते हैं। एनजीओज का काम ही होता है अवेयरनेस जनरेट करना और लोगों को समझाना कि अगर वाटर प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए हैं, हमें जो क्वालिटी वाटर चाहिए हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए सही है, और आप भी इसको अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करो। व्हाट डज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्ले इन प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी? अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है? ऑब्वियसली क्या ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, they set specific standards for water protection laws, help people, business and other agencies follow them and enforce them when they are not followed. They decide if a water quality protection law or regulation is being broken. They encourage passage of water protection laws and support their enforcement. लेकिन ऑप्शन सी किसका काम है? एनजीओ का काम है। They pass water protection laws, assign protection to an agency and provide funding for enforcement। तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर है वो है
कि वो वाटर प्रोटेक्शन लॉज को पास करते हैं और एक एजेंसी को काम देते हैं इसको प्रोटेक्ट करने का और फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का काम यही होता है कि वो जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट पे पास कराती हैं लॉज या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है और फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। और एनजीओ का काम होता है फिर उसको एनकरेज करना और लोगों को समझाना सो दैट कि उसका एनफोर्समेंट हो। ठीक है। What would happen if all the fungi and other decomposers disappeared? अगर फंगाई या बाकी जो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर हो गए जो बड़े बड़े पार्टिकल्स को ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, वेस्ट डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। अब अगर फंगाई और बाकी डिकम्पोजर्स डिसअपियर हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? नथिंग, कुछ नहीं होगा। द एयर वुड बी क्लीनर, क्या एयर क्लीन हो जाएगा? बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड पाइल अप, तो जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडीज है वो पाइल अप हो जाएंगी, वो जमा हो जाएंगी, क्योंकि जब डिकम्पोजर ही नहीं रहेगा। सॉइल वुड हैव मोर न्यूट्रेंट्स, क्या सॉइल में ज़्यादा न्यूट्रेंट्स आएंगे? तो उससे क्या हो जाएगा? अगर डिकम्पोजर जो होते हैं ना, जो डिकम्पोज करते हैं डेड मैटर को, अगर वो गायब हो जाएंगे, अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनकी बॉडीज पाइल अप हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? शाबाश। How many people in the world do not have access to toilets? About 10 million, about 1 million, about 100 million, about 1 billion। ये चेंज होता रहता है क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट्स इंशिएटिव लेती हैं, तो आप ये लेटेस्ट वाला चेक कर सकते हैं। तो एज पर दिस डेटा इट इज 1 बिलियन। ठीक है, ओके। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज वेस्ट वाटर? Water after it is being used in toilet, tub or sink, poor water, both of the above, none. So the right answer is both of the above. ये वेस्ट वाटर हम बोलते हैं उस वाटर को भी जो टॉयलेट में यूज़ होता है, सिंक में यूज़ होता है, टब में यूज़ होता है, और बाकी जो वाटर होता है पोर नहीं है, पू वाटर। सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेज इज कॉल्ड, जो हाउसेज में वेस्ट वाटर रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीवेज, स्लज, बोथ ऑफ देम, नन। सो उसको हम बोलते हैं सीवेज। ड्राइड डाइजेस्ट इज यूज्ड एज मैन्यूअर, सीवेज, स्लज, बोथ ऑफ देम। हम मैन्यूअर, खाद की तौर पे जब हम उसको सुखाते हैं तो एज अ खाद क्या बनता है? ऑब्वियसली इट इज स्लज। स्लज को हम जब ड्राई होता है तो एज अ मैन्यूअर यूज करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन एंड फाइंड आउट द करेक्ट वंस। इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग अप लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, इट इज प्रपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%। तो ओजोन के बारे में बताया गया है। A, B and C, B and C, C and A and D, all 4। ओजोन जो है इसका जो सही आंसर है वो B and C है। देखो कैसे ये एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज को। ओजोन और क्लोरीन आप याद रखेंगे। एक तो ओजोन की फॉर्मूला क्या है? O3 प्लस क्लोरीन। ये जो दोनों है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट्स है। क्लोरीन से ज़्यादा भी 3 टाइम ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टीज किसमें? ओजोन में। सो यस, ऑप्शन बी, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, एंड ऑप्शन बी एंड सी, इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो ओजोन है ना, बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर एक लेयर है एटमॉस्फेयर की, सेकंड लेयर। स्ट्रेटोस्फीयर में इसलिए होता है ओजोन क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज जो भी सन से रेज आती है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना उसको एब्जॉर्ब करता है ओजोन, जो सो दैट कि ये एनिमल्स और प्लांट्स को नुकसान ना करे। तो दोनों काम होते हैं ओजोन के, सो इसीलिए ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, सीवेज इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ दीज? यूजुअली सीवेज किससे जनरेट होता है? हाउसेज से, फैक्ट्री से, ऑफिस से, हॉस्पिटल से, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाउसेज। Effluent is mainly generated from which of the following? Houses, factories, offices, hospitals. So the right answer is factories. Which process is used to remove dirt and sand from wastewater? Aeration, अगर आपको वेस्ट वाटर से डर्ट और सैंड रिमूव करनी है, एरेशन, क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन, कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल होती है उसमें? एंड यस, द राइट आंसर इज सेडिमेंटेशन। ओके ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। एरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिमूव्स विच ऑफ दीज? insoluble things, human waste, bacteria, germs. Aeration of water during wastewater treatment removes which of these? So the right answer is human waste. Which process during wastewater treatment help in killing germs?
एरेशन, क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन और फ्लोकुलेशन। देखो एरेशन भी हमने देख लिया और सेडिमेंटेशन भी हमने देख लिया। अगर जर्म्स को किल करना है तो हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं। देख लिया आपने। सेडिमेंटेशन हो गया अगर आप डर्ट और सैंड को रिमूव करते हैं। ये हो गया एरेशन हो गया अगर आप ह्यूमन वेस्ट को रिमूव करते हैं, और क्लोरिनेशन हो गया अगर आप जर्म्स को किल करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस है। विच ऑफ दीज डिजीज कैन हैपन फ्रॉम ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। अगर आप गंदा पानी पीते हैं उससे क्या होगा, निमोनिया, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, कोलरा, उससे कॉलरा होता है अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर ले लेंगे, अगर आप गंदा पानी पिएंगे। विच ऑर्गन डज जॉइंट इफेक्ट। अगर आपको जॉइंट्स होते हैं जिसको हम काम्बल बोलते हैं कश्मीरी में, उससे किस ऑर्गन से इफेक्ट होता है, लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टोमक। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लिवर। उस पर लिवर पे अटैक होता है। हेपेटाइटिस से भी लिवर पे अटैक। और हेपेटाइटिस कैसे होता है, अगर आप नीडल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक ही नीडल का सब लोगों पे इस्तेमाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर, स्लज, सीवेज, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर। इनमें से कौन सा वाटर ऐसा है जो वेस्ट वाटर नहीं है, स्लज, सीवेज, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, याद रख लेना। एंड यस द राइट आंसर इज, देख लीजिए स्लज और सीवेज का तो पता ही है, वेस्ट वाटर इसमें होता है। अगर हम ग्रे और ब्लैक वाटर की बात करेंगे, आप लोगों को पता नहीं होगा, ये दोनों वेस्ट वाटर्स होते हैं बेसिकली, लेकिन इसमें लेवल ऑफ कंटेमिनेशन डिफरेंट होती है। जो ब्लैक वाटर होता है ना, ये टॉयलेट्स का होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। जो ग्रे वाटर होता है ना, ये सिंक्स का होता है, हाउसेज में जो टॉयलेट्स के बगैर हमारा जो वेस्ट वाटर होता है वो होता है। तो ग्रे वाटर ब्लैक वाटर से साफ होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर ग्रे वाटर है कि ये उतना वेस्ट वाटर नहीं होता है, ये इतना गंदा नहीं होता है, इतना कंटेमिनेटेड नहीं होता है, उस सेंस में यहाँ पे क्वेश्चन है। सैनिटेशन इज डैश डैश मीन्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद हैजर्ड्स ऑफ वेस्ट। तो ये होता है हाइजीन, ठीक है। सैनिटेशन इज द hygienic sanitation is a hygienic means of promoting health through prevention of human contact with the hazards of waste. Which is the cleanest city of India? Mysore, Surat, Delhi and Chandigarh. तो चंडीगढ़ है, बट आप लेटेस्ट भी देख लेना, आई थिंक ये वही होगी, चंडीगढ़ ही होगी या इंदौर हो सकती है। विच इज द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया? मावलोंग, पुनसारी, धारनाई एंड भालिया। तो मावलोंग इज द क्लीनेस्ट विलेज, आप चेक कर सकते हैं लेटेस्ट वाला। विच इज द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? सिंगापुर, क्यूबा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। And the right answer is Singapore. The main objective of a dash dash is to protect and promote human health by providing clean environment and breaking the cycle of diseases. Drainage system, flush system, toilet system, sanitary system. Sanitary system. Of the 6 billion people in the world, how many live without safe water? 10.1 billion, 1.1 billion, 10.1 million and none. And the right answer is 1.1 billion. ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते, टॉयलेट्स के बगैर 1 बिलियन था और सेफ वाटर विदाउट सेफ वाटर 1 बिलियन। वाई डू मोस्ट ऑफ द पीपल विदाउट एक्सेस टू सेफ वाटर लिव? ऐसे लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं जिनको सेफ वाटर जो है एक्सेस नहीं मिलता है, जिनके यहाँ सेफ वाटर नहीं होता है। तो एशिया, ओशेनिया, जिसको हम पैसिफिक आइलैंड्स बोलते हैं, अफ्रीका, ऑल ऑफ देम। एंड यस, एशिया में बोलते हैं सबसे ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं तो एशिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं जिनके पास सहूलियत नहीं है सेफ वाटर की। लेकिन इसके लिए अब इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया कि 2024 तक हर एक जो हमारा घर है इंडिया का, उसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। उससे मे बी स्टैटिस्टिक्स चेंज हुआ होगा, बट अभी तक यही हाल था। व्हाट इज़ DDT? DDT क्या है? एन elemental plant nutrient, a low toxicity drug taken to cure malaria, a microbicide that is safe for people, a persistent chlorinated hydrocarbon insecticide, डाइक्लोरोमीथेन ऐसा कुछ है ना DDT। क्योंकि DDT क्यों आपको पढ़ना है, ये एनवायरनमेंट को के लिए हार्म है, क्योंकि ये जो है बायोक्यूमुलेशन दिखाता है, ये रहता है एनवायरनमेंट में ही, ठीक है। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन जो है DDT, राइट। एक सेकेंड, DDT की फुल फॉर्म क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है।
तो ये क्या है, बेसिकली ये एनवायरनमेंट में बिल्कुल वहीं पे रहता है, ये भागता नहीं है। और डीडीटी जो है ये बायो एक्यूमुलेशन दिखाता है, जितना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अंदर आता है उतना इसके कंसंट्रेशन परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये एक इंसेक्टिसाइड है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है इस पर, क्योंकि ये एक हार्मफुल बन गया है। एक इट्स अ पर्सिस्टेंट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इंसेक्टिसाइड, ठीक है, ये एक इंसेक्टिसाइड है। क्वेश्चंस आते हैं, ये जो लेक्चर है ना, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एनवायरनमेंट की भी क्वेश्चंस हैं, आपके साइंस के भी क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। ओके, विच एजेंसी हैंडल्स ग्लोबल हेल्थ इशूज़? ग्लोबल हेल्थ इशूज़ कौन सी एजेंसी हैंडल करती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC, द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA। तो ग्लोबल हेल्थ इशूज़ होते हैं, जैसे कोविड था, कौन ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट्स एन ऑक्यूपेशनल डिजीज? ऑक्यूपेशनल डिजीज हम किसको बोलते हैं? शाबाश, आपके पास ऑप्शन है, आप देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए और आंसर कर लीजिए। ऑक्यूपेशनल डिजीज हम किसको बोलते हैं? सो ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अ कंडीशन caused by a difference in the genes that someone inherited from their parents and that interferes with how the body works. A condition caused by a pollutant or toxin getting into someone and then interfering with growth, development or function of the body. A condition caused by a foreign organism getting into someone where it interferes with how the body works and reproduces and spreads to someone else. A condition caused by exposure to dangerous conditions or toxic substance in a work situation. So the right answer here is option D, कि जब आप कोई ऑक्यूपेशन है आपका, आप कोई काम करते हैं फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में, और आपके काम की वहाँ पे काम में आपको एक्सपोजर होता है डेंजरस कंडीशंस के साथ, आप उस जगह पे काम करते हैं जो आपका परमानेंट ऑक्यूपेशन होता है, उस वजह से आपको डेंजरस कंडीशंस में काम करना पड़ता है और टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ एक्सपोजर होता है, तो अगर आप उससे कोई बीमारी होती है उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में जो काम करने वाले होते हैं उनमें लंग्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री होती है, बाकी एस्बेस्टॉस फैक्ट्री में काम करते हैं या बड़ी हैवी मेटल्स के साथ जो डील करना पड़ता है, तो उससे खतरा रहता है एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए तो आई थिंक यहाँ तक ज़्यादा सफिशेंट है। अगर मैं इससे भी ज़्यादा इसको और ये करूँ तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं सेकंड पार्ट इसका प्रोवाइड करूँगी, बट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। जितने मुझे कमेंट्स आएंगे और मुझे लगेगा कि आप लोगों को फ़ायदा मिला है इससे, तब जाके मैं सेकंड पार्ट लाऊंगी, और सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टॉक असिस्टेंट के चाहते हैं और मैं सेशन लाऊँ, MCQs लाऊँ या रिविजन सेशन लाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल डू दैट, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, मे अल्लाह ब्लेस यू, और प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। बी सिंसियर इन योर स्टडीज़, और हमेशा अपनी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करो, और एक टाइम टेबल बनाओ, डिसिप्लिन्ड वे में आप अपनी जो पढ़ाई करो। एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है, नींद प्रॉपर भी ज़रूरी होती है। टेक अ लॉट ऑफ फ्लूइड वाटर एंड यस कीप योर हाइजीन। तो जो हम अभी पढ़ रहे थे, हेल्थ एंड हाइजीन, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।